हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 16 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, मेडिकल ऑक्सीजन इज एज प्योर एज एयर वी ब्रीथ फ्रॉम द एटमोस्फियर। सेकेंड, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर नियर इंडस्ट्रियल एरियाज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है। अब देखिए मेडिकल ऑक्सीजन जो है इट इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ प्योरिटी। अब एयर दैट वी ब्रीथ फ्रॉम द एटमोस्फियर, जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, अबाउट 21%, राइट। सो इट इज अ पॉल्यूटेड एयर, इट इज नॉट एयर एज प्योर एज द मेडिकल ऑक्सीजन, बिकॉज इसके अंदर 99% प्योरिटी होती है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि अगर इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सल्फर एमिशन। अब जहां पे सल्फर की प्रेजेंस ज्यादा है, देन इट विल मिक्स अप विद द ऑक्सीजन एंड इट विल बी डिस्चार्ज एज सल्फर डाइऑक्साइड। तो वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगा। तो इस वजह से सेकेंड जो है वो करेक्ट है। और आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो गवर्नमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि इंडिया हैज सरप्लस मेडिकल ऑक्सीजन, तो जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको हम ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन? मतलब कि इनमें से कौन से फैक्टर्स ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट, एटमोस्फियर। सेकेंड, बायोस्फीयर। एंड थर्ड, अर्थ क्रस्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों फैक्टर जो है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए एटमोस्फियर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन साइकिल, जिसके अंदर बायोस्फीयर जो है वो भी रिलेटेड है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो वहां पे भी जो बायोस्फीयर के अंदर algae which is present there, it produces about 90% of oxygen which is dissolved in the water. तो बायोस्फीयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अर्थ क्रस्ट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ड्यू टू बायो जियोकेमिकल प्रोसेसेस जो अर्थ क्रस्ट है वहां से भी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, राइट। तो इस वजह से तीनों फैक्टर जो है वो करेक्ट है और आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। अगेन ये जो मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो पिछले 2-3 दिन से न्यूज में है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर दी व्हाट आर दी चैलेंजेस दैट इंडिया फेस इन राइस कल्टीवेशन? मतलब कि राइस कल्टीवेशन के लिए इंडिया को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट, वाटर स्कैरसिटी। सेकेंड, स्मॉल एंड मार्जिनल कल्टीवेटर्स। एंड थर्ड, इनसफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों चैलेंजेस जो है वो करेक्ट है। अब देखिए राइस आप सभी को पता है कि इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे वाटर स्कैर्स रीजन जो है वो काफी ज्यादा है, स्पेशली द रीजन्स विच आर प्रोड्यूसिंग राइस, विच आर एंगेज इन दी पैडी कल्टीवेशन। तो वहां पे वाटर स्कैरसिटी जो है वो ज्यादा है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बिकॉज ग्राउंड वाटर का सबसे मेन यूज कहां पे होगा? टू यूज एज अ ड्रिंकिंग वाटर। फिर उसके बाद अगर पानी बचता है दैट विल बी यूज्ड फॉर द राइस कल्टीवेशन पर्पस। तो वाटर स्कैरसिटी जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 78% फार्मर्स जो है they belong to small and marginal cultivators, so they cannot afford the technology which can be helpful for increasing the rice production. तो लोअर अफोर्डेबिलिटी ड्यू टू स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। अब राइस कल्टीवेशन जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इंडिया के अंदर। वन इज अपलैंड कल्टीवेशन एंड अदर इज लो लैंड कल्टीवेशन।
अब दोनों के अंदर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर अपलैंड कल्टीवेशन की बात करें तो वहां पे वाटर विल टेंड टू फॉल फ्रॉम दी अपलैंड एरियाज, राइट। तो इस वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम यहां पे है अपलैंड एरियाज में। और जो लो लैंड एरियाज है विच आर एंगेज इन द राइस कल्टीवेशन, दे फेस प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, दे आर मोर और लेस दे आर ड्रॉट प्रोन रीजन्स, राइट। तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो भी चैलेंज करेक्ट होगा और आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। राइस हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कंट्री with the help of description given below. First, India invested in the country to develop its parliament. Second, India invested to develop Zaranj-Dalaram highway in this country. Third, the Salma Dam is associated with this country. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, अफगानिस्तान। अब देखिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो काफी हिंट दे सकता है आपको आंसर की ओर, बिकॉज जारंज दिलाराम हाईवे जो है वो काफी बार न्यूज में रहता है और अफगानिस्तान के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है इसको इसके एग्जाम्पल देने के लिए ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है वो काफी बार मेंशन किया जाता है। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि वहां की पार्लियामेंट को डेवलप करने में इंडिया ने मदद की थी। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, द सलमा डैम इज ऑल्सो नोन एज इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, राइट। तो इस वजह से ये तीनों इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया ने किए हैं कहां पे, अफगानिस्तान में। और आंसर इज सी। सो अभी अफगान पीस टॉक्स जो चल रही है उसके अंदर इंडिया ने अपना स्टैंड करेक्ट किया है और उस मूव को यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका ने वेलकम किया है, इस वजह से ये अफगान पीस प्रोसेस जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। First, in case of conflict between the laws of Parliament and the Legislative Assembly of Delhi, the former's law prevails over the latter. मतलब कि अगर पार्लियामेंट एंड दिल्ली असेंबली के लॉ के बीच में, दोनों के लॉज के बीच में कोई कंफ्लिक्ट है तो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा असेंबली के लॉ के ऊपर। सेकेंड, The Lieutenant Governor of Delhi exercises executive functions in 3 matters. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सॉरी, आंसर सी होगा। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। अब देखिए पार्लियामेंट जब कोई सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाती है और उसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर मान लो कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने या फिर किसी भी स्टेट ने कोई कानून बनाया है तो आप सभी को पता है कि ऐसे केस में पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा उस पर्टिकुलर असेंबली के लॉ के ऊपर, राइट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज बीन एम्पावर्ड विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन 3 मैटर्स। कौन सी 3 मैटर है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये 3 मैटर के ऊपर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स मिले हैं, राइट। तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है और आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नया बिल पास करने वाली है जिसके अंदर दिल्ली के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको कुछ सर्टेन एडिशनल पावर्स दिए जाएंगे। तो पिछले 2-3 साल से ये दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वजह से ये वहां की असेंबली एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर की ऑफिस न्यूज में है। एंड अब जब ये नया बिल आ जाएगा और वो पास हो जाएगा तो उसके प्रोविजंस क्या है वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इंपैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। फर्स्ट, hormonal and genetic disorders in humans. Second, respiratory disorders in living beings. Third, lower level of oxygen in aquatic system. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों इंपैक्ट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए प्लास्टिक वेस्ट की अगर हम बात करें सो वहां पे जो केमिकल कंपाउंड रिलीज होते हैं
इट कैन लीड टू हार्मोनल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, बिकॉज वो हमारी एंडोक्राइनल सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि प्लास्टिक को अगर आप जलाएंगे तो उसके अंदर से कुछ सर्टेन टाइप ऑफ टॉक्सिक केमिकल या फिर पॉइजनस केमिकल्स जो है वो रिलीज होंगे, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लिविंग बींग्स। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर एक्वेटिक सिस्टम के अंदर हायर प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक होगा देन इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एक्वेटिक बॉडी। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, और आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। अगेन एनजीटी एक्टिव है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके, और इस बार उन्होंने प्लास्टिक पेन्स के ऊपर कुछ रिपोर्ट जो है वो सीख की है। क्वेश्चन नंबर 7, द जगा मिशन इज रिलेटेड टू डैश। फर्स्ट राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड उत्तराखंड एंड फोर्थ ओडिशा। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी ओडिशा। अब देखिए ये जो जगह मिशन है, जगह का मतलब होता है अ प्लेस और हैबिटाट, राइट। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने मिशन बनाया था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अर्बन स्लम एरियाज है उनको कन्वर्ट करना इनटू लिवेबल हैबिटाट, राइट। तो अर्बन स्लम को इस तरीके से रिस्टोर करना कि वो लिवेबल हैबिटाट में कन्वर्ट हो। और इसकी वजह से लास्ट ईयर जो वर्ल्ड हैबिटाट मिशन है उन्होंने ये पर्टिकुलर मिशन के लिए ओडिशा गवर्नमेंट को अवार्ड दिया था। इस वजह से ये स्पेसिफिक मिशन जो है वो न्यूज में था। सो अगेन स्लम रिहेबिलिटेशन का इश्यू दिल्ली के अंदर अभी जो चल रहा है इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, इंडिया इज फेसिंग ड्यूअल चैलेंजेस of paucity of skilled workers and unemployment of trained workers. Second, as per UNICEF, Indian youth is on the right track to have the education and skills necessary for the employment in 2030. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज A1 ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात करें सो इट फेसेस ड्यूअल चैलेंजेस। पहला चैलेंज क्या है कि करंट ट्रेंड्स की अकॉर्डिंग जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो स्किल्स नहीं है। मतलब कि हमारे जो वर्कर्स है दे आर नॉट स्किल्ड अकॉर्डिंग टू द करंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो ऑलरेडी ट्रेन्ड वर्कर्स है बट दे आर ट्रेन्ड इन द कन्वेंशनल मोड्स, मतलब कि जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग है ऐसे मोड पे उनको ट्रेन किया गया है, देन दे आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो ये दूसरा चैलेंज है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, अगर मान लो कि वो कन्वेंशनल ट्रेनिंग है या फिर कोई ट्रेडिशनल वे से ट्रेनिंग ली है, देन दे आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सो इंडिया फेसेस ड्यूअल चैलेंज इन टर्म्स ऑफ दिस स्किल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज यूनिसेफ ने 2019 में ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एटलीस्ट 47% ऑफ इंडियन यूथ इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव द एजुकेशन एंड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन 2030। मतलब कि 2030 के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जो एजुकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड है ऐसी स्किल्स इंडियन यूथ में नहीं है, और एज पर द रिपोर्ट इसका प्रपोर्शन एटलीस्ट 47% है, राइट। तो इस वजह से ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा। आंसर इज A1 ओनली। सो इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड ये काफी अच्छा आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर में, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। फर्स्ट पॉवर्टी, सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों चैलेंजेस जो है वो करेक्ट है। अब देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रोथ कि जिसकी वजह से
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो और पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो। जनरली ऐसे ग्रोथ को क्या कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंडिया के अंदर ये चैलेंज है कि पॉवर्टी, जहां पे आप आर्ग्यूमेंट्स में रिसेंटली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको मेंशन कर सकते हैं। इंडिया के अंदर रिसेंट काफ़ी जो पॉवर्टी एस्टिमेशंस है उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसके अंदर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको मेंशन कर सकते हैं, इसके जो लेटेस्ट रिजल्ट है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश किया था उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। आर्ग्यूमेंट आप ये लिख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, अबाउट 45 to 50%, लेकिन उसका शेयर जो है जीडीपी में वो काफी कम है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सो दीज आर दी चैलेंजेस दैट इंडिया फेस फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। आंसर इज डी 1, 2 and 3। अगेन ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड आर्टिकल है इसकी वजह से ये न्यूज में है। Question number 10. Which of the following statement is or are correct? First, India has seen largest real GDP contraction among the largest economies of the world between April to June 2019 to 2020. चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर हायर एम्प्लॉयमेंट देन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए अकॉर्डिंगली अगर आप ये क्वार्टर की बात करें, अभी 2020 में जो इसका रिजल्ट आया, आप सभी को पता है कि जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट 24% जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो ये पूरे ईयरली रिव्यू की अगर हम बात करें, सो वर्ल्ड की जो टोटल 13 लार्जेस्ट इकोनॉमीज है उसमें सबसे ज्यादा रियल जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन इंडिया में रिकॉर्ड हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, सो इंडियन इकोनॉमी के अंदर अराउंड 45% टोटल आउटपुट में से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से आता है। मतलब टोटल आउटपुट जितना भी है उसमें से 45% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो 93% ऑफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो जो रिसेंटली इंडिया का जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में था। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।